जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अध्याय 7 में आज हम जनजातियों और खानाबदोश लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की एक नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे समय अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। अलग अलग जगह अलग अलग थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना हमारे लिए इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में, इस उपमहाद्वीप का मतलब क्या हुआ? भारत उपमहाद्वीप में भारत और उसके आसपास के जो देश हैं, बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं के द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच, अमीरी और गरीबी के बीच का फासला बढ़ता गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अब बड़े शहरों से जो दूर रह रहे थे, समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए थे ये लोग, जिनको हम जनजातीय समाज कहते हैं, ये शहरों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। अलबत्ता दूसरी तरफ के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और नहीं वे कहीं असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा है। तो ये जनजाति की परिभाषा हो गई है यहाँ तक। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े हुए थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग जो थे वो शिकारी भी थे, जानवरों को शिकार करके। संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और वे अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर ही परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये पूर्णतः आज़ाद, अपने एक अलग स्वतंत्र जिंदगी जी रहे थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां पली फूली। सामान्यतः वे जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपना अलहदा संस्कृति को बचाए रखा था, क्योंकि ये किसी के संपर्क में नहीं आए थे। ये अपना अलग आज़ाद जीवन जी रहे थे। तो जब इंसान किसी के संपर्क में नहीं आता है तो वो अपनी जैसा का तैसा ही रहता है। आप नई जगह जाओगे, नए लोगों से मिलोगे तो नई चीज़ें सीखोगे। ये एक समाज का सामान्य सा नियम होता है। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरफ के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब बात करते हैं कि जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा संपर्क नहीं बना पाते थे। समकालीन का अभिप्राय होता है उस समय के जो इतिहासकार थे। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई से तो वैसे ही दूर होते थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। उनकी जो खुद की परंपराएं थी, उनके कुछ रीति रिवाज थे, ये परंपराएं हर पीढ़ी नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। खोखर जनजाति का संबंध कौन से प्रांत से है?
पंजाब से। कौन से समय की बात है ये? 13वीं और 14वीं सदी की बात है। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। गख्खर जनजाति जो है वो इनके बाद में सत्ता में आ गई या ताकतवर हो गई थी। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों के द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरगुन लोगों का भी प्रभुत्व यहाँ अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलौच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुल्लों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गडरिया की जनजातियां भी रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं कि कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में रहती थी, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सदरशाहियों का उदय हो चुका था। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने सन 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया था, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बन पाए थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ अपने को ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जनजातियों के पास खुद के किले भी बनाए हुए थे, जो कोई छोटी बात नहीं है। इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया था। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजातियों का संबंध हमें उस एरिया से जोड़ना है, कौन से प्रांत में ये रहते थे, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। इनमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने वाले हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ में कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी भी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भील कहाँ रहते थे, तो पश्चिमी और मध्य भारत में। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कहीं एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके थे। खेतिहर का मतलब होता है जिसके पास ज़मीन नहीं हो, और जमींदार का मतलब होता है जो खेती करता हो और जिसके पास ज़मीन हो। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ये जनजातियों के बारे में अपने को पता चल चुका है।